नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए इस समय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हैं। क्या है इस बार G20 का एजेंडा और पीएम मोदी का आज कैसे हुआ वहां पर जोरदार स्वागत, दिखाएंगे खबर विस्तार से। चर्चा करेंगे आज से देश में लागू हुए श्रम संहिता की, जिसके बाद से देश के लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक तरीके से ये संहिता मददगार साबित होगी। बताएंगे आपको कि बंगाल में SIR को लेकर क्यों मचा हुआ है सियासी तूफान। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का साउथ अफ्रीका दौरा, जोहानिसबर्ग में भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। 20वें G20 लीडर्स समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए 4 श्रम संहिता लागू। श्रम बल के लिए बेहतर वेतन, रक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कल्याण जैसे बड़े बदलाव की बड़ी शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, श्रमेव जयते। बिहार में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की कमान, विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग। वहीं करारी हार के बाद कांग्रेस में जोरदार बवाल, नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना प्रदेश कार्यालय पर जमकर किया हंगामा। SIR को लेकर पश्चिम बंगाल में जारी है सियासत। SIR की समीक्षा पर बैठक करेगी TMC। ममता बनर्जी के SIR रोकने की मांग पर बीजेपी हमलावर, कहा संवैधानिक प्रक्रिया में व्यवधान डालने की हो रही कोशिश। और ऋषभ पंत की अगुवाई में शनिवार से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट की होगी जंग की शुरुआत। 0-1 से पिछड़ रही टीम इंडिया के सामने सीरीज बचाने की होगी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। उनका प्रिटोरिया के एयरफोर्स बेस वाटरक्लोफ पर दक्षिण अफ्रीका की पारंपरिक शैली में शानदार तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान वहां की सांस्कृतिक विधा की अनूठी झलक देखने को मिली। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2016, 2018 और 2023 में 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। वर्ष 2014 के बाद यह 12वां G20 शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर हैं। उनका जोहानिसबर्ग के एक होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान वहां के स्थानीय बच्चों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया। इसमें भारत के कई राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगाकर उनका स्वागत किया, तो उन्होंने भी गर्मजोशी के साथ सभी से मुलाकात की। स्वागत कार्यक्रम के दौरान बिहारी अंदाज में गमछा भी लहराया गया। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हो रहे G20 लीडर्स समिट की तैयारियां पूरी हो गई हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। 22 से 23 नवंबर 2025 तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में विकास, जलवायु संकट और वैश्विक आर्थिक असंतुलन जैसे कई बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या रहेगा इस बार के G20 शिखर सम्मेलन का बड़ा एजेंडा और फोकस, देखिए इस रिपोर्ट में। वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को एक सदस्य के रूप में शामिल कराया गया था और अब ये पहली बार है कि G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीका के किसी देश में हो रहा है। मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि उनका फोकस एक समावेशी, न्यायपूर्ण और टिकाऊ वैश्विक ढांचे को मजबूत करना है। इस शिखर सम्मेलन में 42 देशों और संस्थाओं के प्रतिनिधि विभिन्न स्तरों पर भाग लेने जा रहे हैं। इसमें G20 के 21 में से 20 सदस्य, 16 अतिथि देश और 6 क्षेत्रीय तथा आर्थिक समूहों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अमेरिका ने इसमें आने से इनकार किया है, इसलिए उसकी सीट खाली रहेगी। फिलहाल G20 के सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ। भारत ने अपनी अध्यक्षता में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ को केंद्र में रखा था और उसी तर्क पर आज के हालात को ध्यान में रखते हुए इस बार G20 समिट को 3 बड़े सत्रों में बांटा गया है। पहला सत्र समावेशी और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि, व्यापार, विकास, वित्त और कर्ज बोझ जैसे मुद्दों पर केंद्रित होगा। दूसरा सत्र सक्षम दुनिया पर, जिसमें आपदा जोखिम प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण और खाद्य प्रणालियों की चर्चा होगी। और तीसरा सत्र सभी के लिए न्यायपूर्ण भविष्य, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, सम्मानजनक रोजगार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं। समझा जाता है कि शिखर सम्मेलन में शामिल सदस्य इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द अपनी प्रस्ताव पेश करेंगे। समिट से पहले कई अहम रिपोर्ट नेताओं के सामने रखी जाएंगी। वैश्विक असमानता, अफ्रीका से जुड़े विशेषज्ञ पैनलों और G20 के 20 वर्ष पूरे होने पर की गई समीक्षा जैसी रिपोर्टें। इसके साथ ही कई हाई लेवल मीटिंग्स भी होंगी। ग्लोबल फंड, पुनर्भरण चर्चा, नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिज्ञा कार्यक्रम, कॉम्पैक्ट विद अफ्रीका से जुड़ा आयोजन और अफ्रीकी देशों के प्रमुखों के साथ विशेष सत्र। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के कई नेताओं से भी अलग अलग मुलाकात करेंगे। वे इप्सा यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की शीर्ष बैठक में भी हिस्सा लेंगे। अब तक G20 की 133 में से 130 बैठकें हो चुकी हैं। अंतिम चरण में शेरपा स्तर की बैठक चल रही है, जहां लीडर्स डिक्लेरेशन पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर पर ग्लोबल साउथ की ही बात प्रमुखता से हो रही है और वो भी खास तौर पर अफ्रीका को केंद्र में रखकर। अब देखना यह है कि विकसित देशों पे इसका क्या असर पड़ता है, किस तरीके से आप वे ग्लोबल साउथ के देशों के साथ सहयोग कर सकते हैं ताकि आर्थिक संभावनाओं के क्षेत्र सबके लिए बराबर तरीके से खुले। DD न्यूज के लिए कैमरा पर्सन मोहित जोशी के साथ जोहान्सबर्ग से मैं अखिलेश सुमन। और आज की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। भारत सरकार ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की 4 श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। इसके तहत कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड आज से ही लागू कर दिए गए हैं। इन संहिताओं के लागू होने से 29 पुराने श्रम कानूनों को सरल, आधुनिक और एकीकृत ढांचे में बदलने का काम किया गया है। सरकार का दावा है कि ये सुधार भारत के मजदूरों को बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आधुनिक कार्य परिस्थितियां देने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए पुराने श्रम कानूनों को बदलकर 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। ये भारत के 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों के जीवन में एक ऐतिहासिक क्रांति लाने वाला कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, श्रमेव जयते। आज मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार ने 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आजादी के बाद ये श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। ये देश के कामगारों को बहुत सशक्त बनाने वाला है। इससे जहां नियमों का पालन करना बहुत आसान होगा, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। ये कोड श्रमिक भाई बहनों के लिए सामाजिक सुरक्षा, समय पर वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही ये बेहतर और लाभकारी अवसरों के लिए एक सशक्त नींव भी बनाएंगे। हमारी माताएं, बहनें और युवा साथी इनसे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। इन सुधारों के जरिए एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा जो भविष्य में हमारे कामगारों के अधिकारों की रक्षा करेगा
और भारत की आर्थिक वृद्धि को नई शक्ति देगा। इससे नौकरियों के नए नए अवसर तो बनेंगे ही, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही विकसित भारत की हमारी यात्रा को भी तेज गति मिलेगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मोदी सरकार की गारंटी हर श्रमिक का सम्मान। आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं, जिससे मिलेगी सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी, युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को 1 साल बाद ग्रेच्युटी की गारंटी, 40 साल से अधिक आयु वाले श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप की गारंटी, ओवर टाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी, जोखिम भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी, इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी। ये सुधार सिर्फ बदलाव भर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रम वीरों के कल्याण के लिए किया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का हर तरफ स्वागत हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने इसे सराहनीय कदम बताया है। आजादी के बाद दशकों पुराने श्रम कानूनों में बदलाव की मांग लंबे समय से उठ रही थी। इस फैसले का असर देश के करोड़ों कामगारों पर पड़ेगा। 4 श्रम संहिताएं लागू होना श्रम क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमावली बनाने के दौरान सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श किया जाएगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जल्दी से आपको बताते हैं कि नए जो लेबर कोड है उसमें किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं, उससे उस बदलाव के माध्यम से क्या कुछ बदलने वाला। 4 श्रम संहिताएं लागू की गई हैं, इसमें से पहली है वेतन संहिता 2019, दूसरी कौन सी है जल्दी से आपको बताते हैं, औद्योगिक संबंध संहिता 2022। इन 4 में से 2 का बदलाव किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 ये लागू की गई है, क्योंकि 4 है टोटल। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता 2020, ये 4 श्रम संहिताओं को लागू कर दिया गया है। आज की ही तारीख से देश में इसको नोटिफाई कर दिया गया है। इसके तहत 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को एकीकरण, सरलीकृत किया गया है, ताकि नई 4 संहिताएं लागू हो सके। तो यानी तमाम पुराने प्रावधानों को हटा के नई व्यवस्था लागू की गई। जल्दी से अगले तथ्यों पर जाते हैं और आपको बताते हैं कि श्रम संहिताओं से क्या कुछ बदलाव आने वाला है। पुरानी स्थिति में रोजगार को लेकर क्या स्थिति थी, नियुक्ति पत्र अनिवार्य नहीं होता था, लेकिन नई स्थिति में सभी श्रमिकों को अनिवार्य नियुक्ति पत्र होगा और पारदर्शिता व रोजगार सुरक्षा की गारंटी होगी। तो ये अपने आप में तमाम बदलाव होंगे। इसी तरीके से कुछ और आपको तथ्य बताते हैं कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर पहले स्थिति बहुत सीमित थी, अब क्या होगा, सभी को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा, पीएफ, ईएसआईसी और बीमा जैसे लाभ जो सामाजिक सुरक्षा के, ये सबको मिलता नजर आएगा। इसी तरीके से अगले तथ्य आपको बताते हैं कि क्या कुछ बदलने वाला है इस नई संहिता से। न्यूनतम वेतन की बात की जाए तो पहले केवल निर्धारित उद्योगों में इस प्रकार की एक सही संतुलित व्यवस्था थी, लेकिन अभी न्यूनतम वेतन कानूनी अधिकार के तौर पर देश के सभी कामगारों को मिलता नजर आएगा। अगले तथ्य की अगर बात करें तो हम आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य जांच को लेकर पहले की व्यवस्था में कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। हालांकि कई जगह होती थी, लेकिन कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। लेकिन अभी 40 वर्ष से ऊपर के सभी श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य करने का प्रावधान इन श्रम संहिताओं के माध्यम से लागू किया गया। इसी तरीके से अगले तथ्य की अगर बात करें तो समय पर वेतन मिलने को लेकर पहले कोई सख्त प्रावधान नहीं थे। कई बार इसको लेकर हीला हवाली होती थी, लेकिन अब समय पर वेतन भुगतान करना अनिवार्य होगा इन नए 4 संहिताओं के लागू होने के बाद। महिला श्रमिकों के लिहाज से रात में काम की मनाही थी, लेकिन अभी महिलाओं को रात में तथा हर क्षेत्र में काम करने की अनुमति है और सुरक्षा प्रावधानों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो देने नियोक्ता होगा वो महिलाओं के लिए उस प्रकार की व्यवस्था करेगा। ईएसआईसी की बात की जाए तो पुरानी स्थिति में सीमित क्षेत्रों व उद्योगों तक ये सीमित था, लेकिन पूरे देश में अब इसका कवरेज बढ़ेगा और 10 से कम कर्मचारियों का भी जो संगठन होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो भी स्वैच्छिक तौर पर इसको लागू कर सकते हैं और खतरनाक उद्योगों में तो इसको अनिवार्य तौर पर लागू करना होगा। तो अपने आप में श्रमिकों का सामाजिक दायरा लाभ का बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये पुरानी और नई स्थिति का हम अंतर आपको बता रहे हैं। अनुपालन बोझ की अगर बात की जाए तो पुरानी स्थिति में कई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की दिक्कतें थी, जिसके चलते कई बार इसमें लोग हीला हवाली करते थे। लेकिन अब एकल पंजीकरण, एकल लाइसेंस, एकल रिटर्न, सरल अनुपालन के माध्यम से इसको बेहतरी से लागू करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है, जो कि आज से देश में लागू करने का प्रावधान नोटिफाई कर दिया गया। श्रमिकों के प्रमुख लाभों की अगर बात की जाए तो निश्चित अवधि के लिए रोजगार मिलेगा। जल्दी से तथ्यों को अगर हम बताएं तो स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं श्रमिकों को मिलती हुई नजर आएंगी।
1 वर्ष की सेवा पर ही ग्रेच्युटी मिलेगी, जो पहले 4 या 5 वर्षों पे हुआ करता था। समान काम के लिए समान वेतन मिलने का प्रावधान भी इस प्रकार की इस श्रम संहिता में लागू किया गया। सीधे भर्ती को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट नौकरी होती है उसके बोझ को कम किया जा सके। तो ये अपने आप में ठेकेदारी पर जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसकी निर्भरता को कम करने के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया पे जोर दिया गया। ये तमाम प्रमुख लाभ है जो हमारे श्रमिकों को मिलेंगे। निश्चित अवधि के लिए रोजगार देने की व्यवधान भी या परिभाषाएं भी, उस प्रकार के प्रबंध भी इसमें किए गए हैं। जल्दी से तथ्यों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो बता सकते हैं कि गिग श्रमिकों को भी लाभ किस प्रकार से मिलेगा। तमाम परिभाषाएं तय की गई हैं। गिग वर्कर्स कौन होंगे, उनका कौन कौन से क्षेत्रों में होगा, ये तमाम जो अपरिभाषित स्थितियां थी उनको नए प्रकार की बदलती व्यवस्थाओं में परिभाषित किया गया। एग्रीगेटर का योगदान तय किया गया, 1 से 2% उसको देना होगा, यह तय किया गया गिग वर्कर्स के लिए। तो इसी प्रकार से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो कि आधार लिंक होगा उसको भी दिया जाना तय किया गया इन संहिताओं के माध्यम से। तो गिग श्रमिकों को भी लाभ होगा। ठेका श्रमिकों के लिहाज से अगर बात की जाए, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लाभ मिलेंगे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो ठेके के श्रमिक होते हैं उनको भी फायदा मिलेगा। 1 वर्ष पर ग्रेच्युटी का लाभ भी यहां पर इन तमाम लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी इन तमाम ठेका के श्रमिकों के कर्मचारियों को मिलता हुआ नजर आएगा, जो तमाम अन्य लोगों को मिलता है। स्वास्थ्य लाभ भी देने का प्रावधान इन संहिताओं में किया गया है। जल्दी से तथ्यों को अगर बताएं तो आपको किस प्रकार से महिला शक्ति को भी समान अवसर देने की बात की गई है। लैंगिक भेदभाव पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। महिला और पुरुष का भेद नहीं किया जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन देने के प्रावधान इसमें करके प्रबंध किया गया है। सभी क्षेत्रों में और नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए महिलाओं को अनुमति होगी। तो ये अपने आप में एक बड़े प्रावधान है। शिकायत समिति जो होगी, शिकायत निवारण समिति होगी, उसमें किसी महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य, ताकि महिलाएं खुलकर अपनी बात किसी महिला के सामने रख सके अगर उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत कार्यक्षेत्र में आती है। परिवार की परिभाषा का भी विस्तार किया गया है। महिलाओं की परिवार को लेकर उनके सास ससुर को भी जोड़ा गया है, जो कि पहले अपरिभाषित तौर पर उसमें जुड़े हुए नहीं थे। एमएसएमई वर्कर्स की अगर बात की जाए तो सभी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा संहिता के दायरे में आएंगे। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो एमएसएमई में काम करता है, उनका फायदा होगा। न्यूनतम वेतन, पीने के पानी के लिए व्यवस्था, कैंटीन, विश्राम क्षेत्र, ये तमाम जो बेसिक चीजें हैं इनका प्रावधान की व्यवस्था यहां पर इस संहिता में की गई है। मानक कार्य समय की बात हो, दोहरा ओवर टाइम व भुगतानित अवकाश हो, ये तमाम चीजें, यानी कि अगर छुट्टी लेनी है तो उसके तहत ऐसा नहीं कि पैसे कट जाएंगे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी एमएसएमई के कर्मचारियों के लिए की गई हैं। समय पर वेतन देना सुनिश्चित करना, ये भी प्रावधान एक प्रकार से किए गए हैं, यानी कि तमाम जो श्रमिक हैं उनको फायदा मिलता नजर आएगा। जल्दी से तथ्यों को अगर जिक्र करें तो खतरनाक जो उद्योग है, जोखिम भरे जो काम है, वहां पर भी कई प्रकार के व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच हो, क्योंकि वहां ज्यादा खतरा होता है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर। राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का जो प्रमाणीकृत मानक है उनका पालन करना, अनुपालन करना अनिवार्य होगा। ऐसे खतरनाक उद्योगों में महिलाओं को सभी कार्यों में अनुमति होगी और उनके लिए भी सुरक्षा के तमाम प्रावधान किए जाएंगे। भेदभाव महिलाओं के साथ भी नहीं किया जाएगा। अनिवार्य सेफ्टी कमेटी भी बनेगी ताकि किसी प्रकार का जो जोखिम है उसको न्यूनतम किया जा सके और किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। तो अपने आप में जो लेबर कोड को लेकर 4 संहिताएं लागू की गई हैं, अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आज देश देख रहा है। इसी विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर श्रम संहिता लागू, श्रमेव जयते। तो ये अपने आप में आज बड़ा दिन एक तरीके से कहा जा सकता है, खासतौर से देश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के लिहाज से। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान हैं सुमिता डाबरा जी, जो कि पूर्व सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की, साथ ही साथ शुभमोय भट्टाचार्य जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है। सुमिता जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि दशकों की बात भी नहीं बल्कि आजादी से पहले के तमाम कानूनों को एक तरीके से सिंप्लीफाई करके, उनका एकीकरण करके, अब जाके ये दशकों बाद ये दिन आया है जब हम कह सकते हैं कि शायद देश के श्रमिकों के लिए सच में समान अवसर और उनके काम को सम्मान के तौर पे देश आगे बढ़ता नजर आएगा। कितना मुश्किल था ये काम, और अब जब ये आज से लागू हो रहा है तो क्या कुछ बदलने वाला है? सुमिता जी। जी, आपने बहुत विस्तार में समझाया है और आपने जैसे बताया है ये 4 लेबर कोड्स लागू होने से श्रमिकों के राइट्स, उनके वेलफेयर पर कितना प्रभाव आने वाला है। और वैसे ही जो इन्वेस्टमेंट का एक एनवायरनमेंट है उसके लिए भी ये सिंप्लीफिकेशन की वजह से और कितनी इन्वेस्टमेंट्स भारत में आएंगी, डोमेस्टिक भी और भी इंकरेज होंगी, तो इससे और नौकरियां बढ़ेंगी, लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज बताया है, ये बहुत ही एक हिस्टोरिक रिफॉर्म है। अगर आप देखें, हमारे कई लॉज, लेबर लॉज प्री इंडिपेंडेंस टाइम के भी हैं। उसके अंदर जैसे हमारा एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट देख लीजिए, ट्रेड यूनियंस एक्ट देख लीजिए, या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट देख लीजिए, ये सब प्री इंडिपेंडेंस। तो ये सुधार की बहुत जरूरत थी। और 2019 और 2020 में
प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में प्रधानमंत्री जी ने ये जो एक रास्ता दिखाया, ये पार्लियामेंट ने पास करे चारों लेबर कोड्स। उसके बाद इनको लागू करने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस, वैसे ही रूल्स के अंदर जितना भी काम प्री पब्लिश हुए, रूल्स बने और प्री पब्लिश हुए। और जैसे आप समझते हैं ये ट्राइपार्टाइट काम है, इसके अंदर सिर्फ सरकार नहीं, इसमें लेबर यूनियंस भी जुड़ती हैं, सभी स्टेट्स जुड़ती हैं सेंटर के साथ, और वैसे ही इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये काम सभी को साथ लेके चलने वाला था, इसलिए इसमें इतने साल लगे कि जी रूल्स बिल्कुल हार्मोनाइज हो जाएं अक्रॉस द कंट्री, सभी 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हार्मोनाइजेशन आ जाए और जी ये सही तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ लेबर कोड्स आए। तो इसलिए ये कठिन काम भी था जी और इस बहुत रीजनल मीटिंग्स वगैरह हुई, आप जानते हैं, स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंसेस हुई, तब जाकर ये दिन आया है। और आज बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है, आज़ादी के बाद सबसे बड़े लेबर ओरिएंटेड रिफॉर्म्स आज हुए हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद के सबसे बड़े रिफॉर्म्स की जब बात की जाएगी तो एक प्रकार से इन बदलाव को माना जाएगा। शोमो जी, आपको लगता है कि दशकों से हम बातें सुनते थे, कई बार सरकारें बहुत प्रयास करने की कोशिश करती थी, लेकिन स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना और कंसेंसस बनाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाती थी। कम से कम वो विल पावर कम से कम मौजूदा सरकार में दिखाई पड़ी, तब जाके आज ये नोटिफाई हो रहा है। आर्यन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसमें जैसे सुमित्रा दावड़ा जी ने बात कही है कि ये बिल, ये जो लेबर कोड्स हैं, ये 2019 और 2020 में पारित हुए थे पार्लियामेंट में। उसके बाद बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लेबर यूनियंस, वर्कर्स के दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स, सिविल सोसाइटी, इनके साथ काफ़ी विस्तृत आलोचना चलना पड़ा था, क्योंकि ये लैंड, लेबर और पावर भारत के लिए सबसे अहम तीनों रिफॉर्म्स हैं। और उसमें लेबर रिफॉर्म्स में सारे स्टेट्स ने इसलिए इस दौरान सिर्फ अपने ड्राफ्ट रूल्स प्री पब्लिश किए थे, यानी कि हम उनके गाइडेंस सिस्टम्स कह सकते हैं, सिर्फ उतना तक ही जाके सीमित था। लेबर लॉज में चेंज, और चेंज में एक्ट के बाद, मतलब एक्ट पारित हुआ, एक्ट के बाद रूल्स लाना कि किस तरीके से वो एक्ट काम में आएंगे, वो आज अनाउंस किया गया है। एंड इसीलिए लेबर रिफॉर्म्स की जो बात इतने सालों से चल रही थी कि लेबर रिफॉर्म्स होंगे, लेबर रिफॉर्म्स की बातचीत थी, उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन करना आज से शुरू होता है। और जितने सारी मुख्य बिंदु जो आप बता रहे थे, वो सारे अभी लागू होंगे। सो एक्ट पास होने से भी ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि ये चीजें अभी रूल्स बनाकर केंद्र ने अपना साहसिकता दिखाए हैं, और अभी बहुत सारे राज्यों को जी इस बारे में करस्पॉन्डिंग रूल्स पास करने हैं। अभी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी राज्य के ऊपर चला गया है कि वो जी अपने जो प्री पब्लिश रूल्स हुए थे, ड्राफ्ट रूल्स हुए थे, उनको अभी केंद्र के हिसाब से, केंद्र ने जैसे बनाया है उसी तरह से सेम चीजें या उनसे भी बेहतर जी अपना कार्यकुशलता दिखाए। बिल्कुल। सुविधा जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, देश के जो कामगार या श्रमिक हैं, अगर इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, जो संगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र है, और कई बार जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, गिग वर्कर्स हैं, ये तमाम अलग अलग ब्रैकेट्स में हम देखते हैं तमाम श्रमिक काम करते नजर आते हैं। समान रूप से उनको सामाजिक सुरक्षा का बृहद दायरा, जिसको लेकर रूल्स नोटिफाई आज हुए हैं, हम व्यवहारिक तरीके से कैसे उम्मीद करें ये कब तक जमीन पे उतरते हुए दिखाई पड़ेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, तभी हम इन लेबर कोड्स का आज जो लागू हो रहे हैं, इसको एक हिस्टोरिक रिफॉर्म कह रहे हैं, क्योंकि ये महिलाओं के लिए और हमारे यूथ के लिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में भी आप देखिए, अनरेगुलेटेड सेक्टर में पहली बार डेफिनेशन आई है कि गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर क्या है, उसको सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलती है। वैसे ही महिलाओं को रात को काम करने में बैन कई स्टेट्स में अभी भी है, और ये पूरा एक क्लियर हो गया है कि अब महिलाएं रात की शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं, जिससे उनको आमदनी बढ़ाने का मौका और वैसे ही प्रमोशंस का मौका। अब आप सोचिए, एक इंजीनियर है, वो स्टील फैक्ट्री में काम करती हैं, पर उनको रात की शिफ्ट करने का परमिशन नहीं था अभी तक, जिस वजह से वो शॉप फ्लोर पे काम नहीं कर सकती थी, प्रमोशन नहीं मिलती थी। जी अब ये सब नहीं रहा,
और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को भी जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आ गई है, एम्प्लॉयर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है, अकाउंटेबिलिटी आ गई है। तो इससे लेबर का वेलफेयर और लेबर प्रोडक्टिविटी जो बढ़ेगी देश में, उससे बहुत ही एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी देश को मिलेगा। तो जी आपको लगता है कि अगर हम सेक्टर वाइज तरीके से बात करें तो किस तरीके से खास तौर से जो एमएसएमई सेक्टर्स है वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो श्रमिक वर्ग है वो काम करता है, और छोटे मझोले उद्योगों में कई बार इस प्रकार के कानूनों का बहुत बेहतरी से पालन नहीं होता, लेकिन अब नोटिफाई होने के बाद में एक बहुत बड़ा वर्ग एक लाभान्वित होने वाला है इन तमाम प्रकार के प्रावधानों से। जी शिवमोह जी आप शायद म्यूट पे हैं, अपनी अनम्यूट करें हाँ। प्लीज जी। खासकर आप इसलिए मान सकते हैं कि हमारे देश के ज्यादातर वर्कर्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज जिसको हम कहते हैं। इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज के ये जो उनके कंपैरिजन में जो ऑर्गेनाइज लेबर है उनका उनका दायरा बहुत कम है, लेकिन उनका पावर कंट्रोल करने का, ये लेबर रिफॉर्म्स को पुश बैक करने का काफी जोर था, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह वो कब्जा किए हुए थे। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो श्रमिक हैं उनको लेबर रिफॉर्म्स करने से उनको फायदा होता है, लेकिन जो बड़े एंटरप्राइजेस हैं उसके जो वर्कर्स थे उनको इस पर आपत्ति थी। मोटा शिवमोह जी आपकी आवाज हम तक बहुत बेहतरी से नहीं आ रही। सुमिता जी एक बार फिर से आपका रुख करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पैरामीटर्स को एक तरीके से उस को मैच करने की कोशिश की गई है ताकि जो वैश्विक नियम है उसके आधार पर भी भारत कदम ताल कर सके और हमारे देश के श्रमिकों के श्रम का सम्मान उस आधार पर भी हो। वो क्या बेसिक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में? सुमिता जी। ये लेबर रिफॉर्म्स, लेबर कोड्स आने से हमारा जो लेबर का जो लीगल सिस्टम का एक इकोसिस्टम है वो पूरा अलाइन हो गया है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ। उसमें आप फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर की बात करें, जैसे सोशल सिक्योरिटी कवरेज की अभी आपने बात की, या मिनिमम वेजेस अब एक हक बन गया है, वो एक स्टैट्यूटरी राइट है आज लेबर कोड्स आने से सभी वर्कर्स के लिए, ना सिर्फ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में नहीं, अभी तक सिर्फ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट तक सीमित था, पर अब सभी वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस एक हक बन गया है। ये बहुत बड़ी बात हुई है। और इसी से जो हेल्थ केयर कवरेज हुई है, या जो विमेन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए जो इंटरवेंशन हुई है, और एमएसएमई में फॉर्मलाइजेशन लाने के लिए अभी तक कहा जा रहा था कि इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है, पर ये रिफॉर्म से अब इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगी। और एक और जो हम सुनते थे कि लेबर प्रोडक्टिविटी भारत में बढ़नी चाहिए, इससे लेबर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं। और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का जो डेफिनेशन है, ये पूरे दुनिया में पहली बार भारत ने दिया है आज लेबर कोड्स हमारे लागू होने से। तो ये बहुत बड़े हिस्टोरिक रिफॉर्म्स हैं। और टेक्नोलॉजी का जो इतना अभी तक प्रोग्रेस हुआ है दुनिया में, ये लेबर कोड आने से अब टेक्नोलॉजी भी यूज होगी कैशलेस ट्रांसफर्स में और कई तरह से पोर्टल्स में, जिससे हम फिर से दुनिया के साथ ना सिर्फ अलाइन होते हैं बल्कि बहुत प्रोग्रेसिव भी नजर आते हैं। जी शिवमोह जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तकनीक का इस्तेमाल तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन पहली बार बदलते हुए कार्यक्षेत्र के आधार पर बदलते हुए तमाम चीज़ों को नए प्रकार से परिभाषित किया गया है। काम क्या होगा, काम करने वाले की परिभाषा क्या होगी, उसके साथ जुड़े हुए तमाम चीज़ों को परिभाषित करना इस दिशा में तो आगे बढ़ा गया, लेकिन बड़े चैलेंजेस क्या होंगे ताकि ये बेहतरी से जिस स्प्लिट ऑफ वर्ड्स में ये लिखा गया है उसी तरीके से ये जमीन पे लोगों को लाभ देता मिले? शिवमोह जी। और खासकर जब हम एआई की बात करते हैं, हम नए एज के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में इन चीज़ों का बदलाव लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे लेबर लॉज और लेबर के जो प्रावधान थे, जैसे सुमिता जी बता रही थी कि वो काफ़ी पुराने हैं, उसमें मूलभूत संशोधन नहीं किया गया है। और नहीं करने की वजह से हमारे जो फायदे हो सकते थे कि हमारे पास इतने ट्रेन वर्कर्स हैं, हमारे पास इतना ह्यूज लेबर फोर्स है, उसका हम कहीं भी किसी तरीके से हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। लेबर कोड वाज अ वेरी मेजर चीज जो किया गया था कि लेबर के 2019-20 में,
और अभी जो उनका जो कार्यान्वयन किया गया है रूल्स लाकर, इससे हमें बहुत बड़ी एक संकेत मिलती है कि भारत में मेजर रिफॉर्म्स अर्थनीति की दिशा में एक बहुत बड़ा, जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे थे, उसी तरह से लेबर रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा एक जैसे मील का पत्थर बन रहा है हमारे देश के रिफॉर्म्स के लिए। तो मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा रिफॉर्म, खासतौर से देश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के लिए एक बड़ा बदलाव का वाहक। दशकों बाद या कहा जाए आज़ादी के समय के पहले के भी कई कानूनों को सही प्रकार से परिभाषित करके लागू करने का काम किया गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी क्यों है परेशान। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद लाना। अरे ये तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। और बात एसआईआर की, जब से देश में एसआईआर 2.0 शुरू हुआ उसके बाद से पश्चिम बंगाल में इसको लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। ममता बनर्जी सरकार और उनकी पार्टी एसआईआर 2.0 का विरोध कर रही है तो बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इस प्रक्रिया को लगातार बेहतरी से जारी रखने की बात कही है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी एसआईआर 2.0 को लेकर राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की तो ममता बनर्जी ने कल ही चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से इसे रोकने की बात कही थी। बंगाल से लगातार अवैध प्रवासियों के वापस बांग्लादेश जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद से इस प्रक्रिया को और तेजी से लागू करने की बात जोर पकड़ती जा रही है। एसआईआर पर सियासी घमासान, टीएमसी पर एसआईआर में बाधा डालने का आरोप, ममता बनर्जी की सीईसी से एसआईआर रोकने की मांग। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा चरण 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है और अब तक लगभग 51 करोड़ वोटरों में से 50 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को एनुमरेशन फॉर्म दिए जा चुके हैं। लेकिन सियासी विवाद तो पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम लगातार जारी रहना चाहिए। ये पत्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सीईसी ज्ञानेश कुमार को लिखे उस पत्र के बाद आया है जिसमें राज्य में चल रहे एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग की गई थी।
अपने पत्र में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के लेटर के दावों को खारिज किया है। पत्र में पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी का संदेश भारत निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। उन्होंने दावा किया कि इसका उद्देश्य चुनाव अधिकारियों के बीच मतभेद पैदा करना और अयोग्य व अवैध मतदाताओं से बने वोट बैंक की रक्षा करना है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर बूथ लेवल अधिकारियों को कथित तौर पर धमकाने का भी आरोप लगाया है और दावा किया है कि उन्होंने अधिकारियों को चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने और अपनी राजनीतिक सनक को प्राथमिकता देने के लिए उकसाया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश में नवी बार हो रही है। वहीं भाजपा नेता गुरुप्रकाश पासवान ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी संवैधानिक प्रक्रिया में व्यवधान डालने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी जो कर रहा है, बांग्लादेशी इलीगल घुसपैठिया और डेथ वोटर, डबल एंट्री फेक वोटर्स, ये लोग का नाम डिलीट हो रहा है। अपनी कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है। पश्चिम बंगाल में सरकार के द्वारा पोषित आपराधिक तत्व गुंडों के द्वारा बीएलओस को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ममता बनर्जी अपने टीएमसी के गुंडों के द्वारा एक संवैधानिक प्रक्रिया में व्यवधान डाल करके क्या वो दिन वापस लाना चाहती है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव जारी है। आयोग ने न्यू टाउन में ईवीएम व्यवस्था की जांच के लिए जिलाधिकारियों के साथ कार्यशाला की। वहीं राज्य सचिवालय ने भी शनिवार को डीएम की जवाबी बैठक बुलाई। इस बीच काम में ढिलाई के आरोप में कोलकाता उत्तर के 7 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई है। दूसरी ओर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आयोग के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर राज्य में बदलती जनसांख्यिकीय और घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ममता राज को जंगल राज करार दिया है। पश्चिम बंगाल में थर्ड पार्टी जो सरकार का लोग नहीं है, वो भी डाटा एंट्री कर रहा है। खास करके वेबल्स जो बीएसके का एम्प्लॉय है, टीएमसी का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए। ममता बनर्जी अराजकता का प्रतीक है, गुंडागर्दी का प्रतीक है। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केरल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में एसआईआर के खिलाफ बाराबंकी के कांग्रेस सांसद की याचिका पर भी कोर्ट ने नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल का मामला 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जबकि यूपी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे बिहार से, जहाँ पर मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है। किस मंत्री को मिला है कौन सा विभाग, विस्तार से खबर ब्रेक के बाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं।
LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दिल्ली पुलिस ने देश के पहले और सबसे बड़े साइबर ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का नाम साई हॉक रखा गया। दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे के भीतर 4300 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया, जिनमें से करीब 1500 लोगों को गिरफ्तार किया गया या नोटिस दिए गए हैं। इस ऑपरेशन के दौरान करीब 1000 करोड़ की मनी ट्रेल भी सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन साई हॉक को अंजाम दिया। ये ऑपरेशन 48 घंटों तक चला, जो 19 तारीख से शुरू हुआ था और 21 तारीख सुबह 8 बजे तक चला। इस दौरान पुलिस ने कई साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स की पहचान की और वहां छापेमारी की। ऑपरेशन के दौरान 877 आरोपियों को गिरफ्तार या बाउंड डाउन किया गया, जबकि 509 लोगों को नोटिस जारी किए गए। ऑपरेशन में 4300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। 19 तारीख से परसों से ये 48 आवर्स का ऑपरेशन साई हॉक लॉन्च किया गया। पूरी पैन दिल्ली में सभी डिस्ट्रिक्ट ने इस ऑपरेशन में शामिल हुए और उसी का नतीजा है कि हमने सक्सेसफुली करीब 1400 लोग को हमने या तो अरेस्ट किया या नोटिस दिया। इस ऑपरेशन के दौरान करीब 3800 शिकायतों को NCRB डेटाबेस से लिंक किया गया। वहीं महरौली इलाके में एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया। पुलिस के मुताबिक एक केस में 25 म्यूल अकाउंट्स की पहचान हुई है, जिनके जरिए ठगी की रकम अलग अलग खातों में भेजी जाती थी। सिर्फ 48 घंटे में दिल्ली पुलिस ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी का पता लगाया है। पुलिस का कहना है कि इस गैंग का मुख्य मास्टरमाइंड विदेश में है और उसकी तलाश जारी है। हमने कई नेशनल, पैन इंडिया और इवन इंटरनेशनल लिंकेजेस अकाउंट्स की, जिसके थ्रू पूरा पैसा शाइफन हो रहा था, पूरा डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है उनको पकड़ा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस ऑपरेशन के लिए एक लंबे होमवर्क की जरूरत थी और पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी की जा रही थी। साइबर पीड़ितों की शिकायतों को बारीकी से पढ़ा गया और इनपुट्स पर काम किया गया। शिकायतों में सबसे ज्यादा मामले फर्जी नौकरी के ऑफर, इन्वेस्टमेंट स्कीम, सोशल मीडिया लाइक्स बढ़ाने के लिए वर्क फ्रॉम होम ऑफर और ऑनलाइन टास्क से जुड़े थे। पूरे साई हॉक के ऑपरेशंस में जो 48 घंटे चला,
करीब 1 महीने की मेहनत और डाटा ड्रिवन में सबसे ज़्यादा मदद हमें मिली I4C के वर्टिकल से। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल जो साइबर अपराधी पकड़े गए हैं उनके पूरे नेटवर्क की जांच जारी है और पुलिस अन्य संदिग्ध खातों और लोगों की पहचान में जुटी है। तकनीक के इस दौर में जहां एक क्लिक से साइबर फ्रॉड हो जाता है, ऐसे में पुलिस के लिए साइबर अपराधियों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती होती है और यही वजह है कि एक लंबी तैयारी और होमवर्क के बाद दिल्ली पुलिस मैदान में उतरी और इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि राष्ट्रपति का दक्षिण भारत के दौरे में क्या रहा आज खास। विस्तार से खबर ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC हर पल आपके साथ। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दक्षिण भारत के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज भारतीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया। तो वहीं उन्होंने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर और पद्मावती मंदिर में पूजा अर्चना भी की। देखिए पूरी रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में भारत के पश्चिमी राज्य भी शामिल हो रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के साथ ही राजस्थान समेत कई दूसरे राज्य भी महोत्सव का हिस्सा हैं। भारतीय कला महोत्सव का उद्देश्य राज्यों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत से लोगों को परिचित कराना है। कार्यक्रम का शुभारंभ के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत को सहेजना और अगली पीढ़ियों तक इसे पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। मेरा मानना है कि जैसे आयोजनों से विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले हमारे देशवासियों को एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है। ये समझ हमारी सोच को विस्तृत बनाती है। साथ ही ऐसे आयोजनों से हमारी सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान बढ़ता है, उनका संरक्षण करने की प्रेरणा भी मिलती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ ध्वज स्तंभ पर भी प्रार्थना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मावती मंदिर में भी पूजा अर्चना की, जहां पुजारियों ने उन्हें शेष वस्त्रम भेंट किया। पूजा अर्चना के दौरान राष्ट्रपति ने समृद्ध और सशक्त भारत की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और खबर खेल के मैदान से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच शनिवार से गुवाहाटी में खेला जाएगा। इस मैच में भारत की कप्तानी ऋषभ पंत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुभमन गिल गर्दन की चोट के बाद इस मैच से बाहर हो गए हैं। ऐसे में उनकी जगह पर मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी साई सुदर्शन को दी जा सकती है। टीम इंडिया को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए सीरीज के पहले मैच में हार मिली थी। ऐसे में टीम इंडिया के सामने सीरीज बचाने की चुनौती होगी। और आपको दिखाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भुज के हरिपुर में बीएसएफ के 176वें बटालियन कैंपस में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली और शहीद जवानों को नमन किया। इस मौके पर उन्नत तकनीक, आधुनिक उपकरणों और नई सुरक्षा रणनीतियों को भी प्रदर्शित किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में 11वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों के संबंध में आयोजित की गई थी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के विशेषज्ञों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। नागपुर में आयोजित कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन की शुरुआत हो गई है। 21 से 24 नवंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। मध्य भारत की ये एकमात्र भव्य कृषि प्रदर्शनी इस वर्ष अपना 16वां आयोजन कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सिंगापुर सेमीकंडक्टर उद्योग संघ SSIA भारत की स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को सहयोग देने के लिए भारत के साथ साझेदारी कर रहा है। सिंगापुर की कंपनियों के साथ हुई बैठक में उनके अनुभव, चुनौतियों और उपकरणों और सामग्री की सप्लाई तेज करने को लेकर चर्चा हुई। लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उद्घाटन सत्र में वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करते हुए उन्होंने कहा कि भारत हजारों वर्षों से पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में जोरदार बवाल मच चुका है। टिकट वितरण से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना के सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गलत उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने के कारण पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अपनी 3 दिवसीय मणिपुर दौरे के दूसरे दिन इम्फाल में जनजातीय नेताओं से मुलाकात की। इस संवाद का उद्देश्य क्षेत्र और देश में शांति, सद्भाव और विकास को मजबूत करना था। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR फेज 2 के तहत 21 नवंबर 2025 को दोपहर 3 बजे तक की प्रगति रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण के लिए निर्धारित कुल मतगणना प्रपत्रों में से 98.93% यानी 50 करोड़ 43 लाख मतगणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय शनिवार को मुंबई के हज हाउस में राष्ट्रीय हज सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय आयोजन की अध्यक्षता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार करेंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हज 2026 की तैयारियों की व्यापक समीक्षा करना और कार्य योजना तैयार करना है। विश्व हिंदी परिषद और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन का मुख्य विषय राष्ट्रीयता और मानवता के प्रतीक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर केंद्रित रहा। तो इन्हीं खबरों के साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना है, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले